समान अध्ययन का एक और विषय आप सभी के लिए अब बहुत ही आसान होने जा रहा है मास्टर वीडियो सीरीज के माध्यम से। आप सभी के सामने प्रस्तुत है नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि का मास्टर वीडियो। आप सभी को मैं लंबे समय काल से मास्टर वीडियो के माध्यम से समान अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाता आ रहा हूं। आज नीति शास्त्र का मास्टर वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूं। ये बहुप्रतीक्षित मास्टर वीडियो सेशन है और सबसे पहली चीज, नीति शास्त्र मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, मास्टर कोर्स में डिटेल से पढ़ाया है, समग्रता से पढ़ाया है, उदाहरण के साथ पढ़ाया है, केस स्टडी भी आपको खूब करवाई है, आंसर राइटिंग भी खूब करवाया है। मास्टर वीडियो सीरीज अब एक नए रूप में आप सभी को मिलने वाली है। ये डिजिटल बोर्ड में आपको अब मास्टर वीडियो मिलेंगे और इसमें मैं अब आपको हर एक सब्जेक्ट करवाऊंगा। आप लोग मुझे बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए। नीति शास्त्र से मैं शुभारंभ कर रहा हूं और बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत जोश के साथ मैं आप सभी के लिए समान अध्ययन की पूरे सब्जेक्ट के हर एक विषय को बहुत आसान कर दूंगा। आप सभी मेरे साथ पढ़ चुके हैं, आपको पता है मैं सीधे आपके दिमाग में एक एक विषय वस्तु को बैठाता चला जाता हूं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से कठिन विषय वस्तु को मैंने आप सभी के लिए आसान बना दिया है। नए सिरे से, नए तरीके से, नए रूप में अब मास्टर वीडियो सीरीज आप सभी के लिए आ चुकी है। समान अध्ययन का एक सबसे कठिनतम विषय मानने वाले बहुत सारे बच्चे इसको बहुत कठिन विषय मानते हैं, लेकिन अब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। विस्तार में मैं आप सभी को मास्टर कोर्स में पढ़ाऊंगा। वहां पर इथिक्स को लेकर लगभग 100 से ज्यादा लेक्चर मैंने लिए हैं, जहां पर मैंने थ्योरी सेक्शन कवर किया है और साथ में आप सभी का डिटेल केस स्टडी भी करवाई है। मास्टर वीडियो के माध्यम से आज कुछ ही घंटों में इथिक्स जैसे इतनी बड़ी विषय वस्तु की आपकी एक बहुत गहन समझ विकसित होने वाली है। आप कुछ ही समय में इथिक्स आप आत्मसात कर लेंगे। आईएएस एग्जाम, यूपीपीसीएस एग्जाम, एमपीपीएससी एग्जाम, आरएएस एग्जाम और यूकेपीएससी एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं में इथिक्स है। हाँ, ये बात जरूर है कि इथिक्स मेंस की विषय वस्तु है। मेंस में प्रॉपर इसका सिलेबस दिया गया है। प्रीलिम्स में यदि देखें तो सी सेट के पेपर में इंटरपर्सनल स्किल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, यदि उनको जोड़ा जाए, अन्यथा पूरी तरीके से मेंस की विषय वस्तु है। और मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप इस मास्टर वीडियो सीरीज में, खासकर डिजिटल बोर्ड में देखिए, मास्टर वीडियो में आपको व्हाइट बोर्ड में भी बनाता हूं, व्हाइट बोर्ड वाले मास्टर वीडियो भी आपको मिलेंगे, वो मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट में है। अब डिजिटल बोर्ड में आपको मैं मास्टर वीडियो भी दूंगा। आप सभी को इत्मीनान से बैठना है, पेन कागज लेकर बैठिएगा। कुछ चीजें आप लोगों को लिखनी भी होंगी, क्योंकि मैं बहुत गति से, एक फ्लो के साथ एक एक विषय वस्तु आपके दिमाग में, ब्रेन में बैठाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, आपको चीजें याद होती जाएंगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से कीवर्ड में, मास्टर वीडियो में होता है ना, मैं कीवर्ड में आपको चीजें बताता हूं। और अभी देखिए हाल ही में आपके मेंस है ना, मेंस में जब भी मेंस आता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, या फिर आप में से जो लोग भी अब आने वाले समय में एग्जाम देंगे, आप सभी लोगों को ये विषय वस्तु को तैयार करना बहुत कठिन लगता है। ये सेशन अब इस तरीके से देखिए, मैं लगातार सेशन आपको दूंगा, हर सब्जेक्ट का दूंगा। ऐसे ही आपका इंटरनल सिक्योरिटी का आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप लोग भी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अब आपको किसका सबसे पहले चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी हो गया, आपका गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सभी के आप सभी को मिलने जा रहे हैं मास्टर वीडियो डिजिटल बोर्ड पे नए रूप में। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मास्टर कोर्स में यही नीति शास्त्र बहुत डिटेल में है, समग्रता से है, और समान अध्ययन आप सभी को मैं फाउंडेशन बैच के माध्यम से बहुत डिटेल से पढ़ा भी रहा हूं। और आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे जितने भी जो भी आपका एग्जाम हो, आप उसके मास्टर कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, आप इनमें जुड़ सकते हैं और जुड़ करके समग्रता से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज एक आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में है, एप्पल स्टोर में है, जहां से भी हो, डाउनलोड करके आराम से इत्मीनान से पूरी विषय वस्तु को पढ़िए। आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में पढ़िए, समग्रता से पढ़िए। अब हमने फीस आप सभी के लिए बिल्कुल न्यूनतम कर दी है, मात्र 4,999 रुपए में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए
नीति शास्त्र के मास्टर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग आराम से पूरे साथ मेरे साथ रहिए, कुछ आपको करना नहीं है, बस इत्मीनान से बैठना है, पेन कागज साथ में रखना है। जो भी चीजें होंगी मैं यहां से बताता जाऊंगा, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, ठीक है, मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का एक कोट है, मैं इसी के साथ इसका आरंभ करता हूं। और एक चीज और आपको बता दूं, मैंने इसको अभी मास्टर कोर्स में डिटेल में पढ़ाया है, इथिक्स को। इस पे मेरी एक बुक भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। बुक आपकी इथिक्स एक समग्र अध्ययन, और मास्टर बुक के नाम से ही ये बुक आपकी आने वाले समय में आपको मिलेगी। तो जब बुक आ जाए तो आप लोग मेरी बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको इस मास्टर वीडियो सेशन में तो सब कुछ मिलेगा, और ये मास्टर वीडियो सेशन सभी छात्रों को सबसे पहले देखना है। जितने भी बच्चे हैं इसको देख लेंगे ना, तो फिर एथिक्स जैसी बड़ी विषय वस्तु आपको बड़ी नहीं लगेगी। आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी आसानी से चीजों को समझा जा सकता है। तो बहुत आसानी से मैं पूरा खाका बना दूंगा आपके दिमाग में, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपको 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, टॉपिक सब टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और हर एक विषय के बारे में एक सामान्य अवधारणा भी आपकी बनती चली जाएगी। तो मास्टर बुक जब आएगी तब मैं आपको सूचना अलग से दूंगा। अभी मास्टर कोर्स में पूरा डिटेल में है, कोई दिक्कत नहीं है, और मास्टर वीडियो में आपको अच्छे से चीजें समझाता जा रहा हूं। तो महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि नीति के बिना शक्ति हिंसा है, और शक्ति के बिना नीति दुर्बलता। देखिए प्रशासनिक सेवा में आप लोग जा रहे हैं, और प्रशासनिक सेवाओं में इथिक्स का पूरा जो ये सिलेबस आपका रखा गया, इसमें आप ये समझिए कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम में केवल प्रवेश पा लेना, परीक्षा पा करके पास हो जाना, ये तो एक है ही, आपको पढ़ना है, पढ़ के सिलेबस एग्जाम देना है। बल्कि आप समझिए कि आपका जो मेंटल लेवल है, आपके थॉट का प्रोसेस क्या है, आपका नैतिक चरित्र क्या है। किसी भी व्यक्ति को एक लोक सेवक के रूप में वो तभी संपूर्ण बनता है जब उसका मानसिक, वैचारिक और नैतिक चरित्र सर्वोपरि हो, यानी आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और यही चीज आपको जीएस पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर है, यही आपके अंदर वो चीज लाता है। तो यह विषय आप एक सामान्य विषय मत मानिए इथिक्स को। यह विषय अत्यंत मतलब एक तरीके से अदृश्य शक्ति को स्पर्श करता है। आपकी जो अदृश्य शक्ति मतलब जो आपकी आंतरिक प्रेरणा है, जो आपका अंतःकरण है ना, आप समझिए जो नैतिकता है ना, वो आंतरिक विवेक के तौर पे है आपकी, है ना। तो ये अदृश्य शक्ति को स्पर्श करता है। प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों को उसकी आंतरिक प्रेरणा से, संवेदनशीलता से, निष्पक्षता से और प्रामाणिकता का निर्धारण करता है। यहां पर जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा एक ही कोशिश है कि आपको बुकिश लैंग्वेज ना मिले, आप लिखने के योग्य हो पाए, है ना, लिख पाए एग्जामिनेशन हॉल पे। क्योंकि बच्चों को पता तो बहुत कुछ होता है बट लिख नहीं पाते। देखिए जो वर्तमान समय चल रहा है, अब लोकतांत्रिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार, पक्षपात, प्रशासनिक असंवेदनशीलता, विश्वास संकट, ये सब गहराते जा रहे हैं। सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि नैतिक दृष्टि से वो दृढ़ हो, भावात्मक रूप से परिपक्व हो और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हो। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम ने इसीलिए पूरा का पूरा आपका नीति शास्त्र का पेपर जोड़ा है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। और वो आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं, जो आयोग है, या आप ये समझिए कि प्रशासनिक सेवाएं आपसे ये उम्मीद कर रही हैं कि आपके अंदर नैतिकता हो, मूल्यबोध हो, सेवा की दृष्टि से आपका चरित्र मतलब प्रॉपर संबल हो, और प्रशासन की कसौटी में आप खरे उतरे। इसलिए आपके लिए पूरा का पूरा पेपर रखा गया है, और इसलिए आपको इथिक्स के पेपर को बढ़िया से समझना। और ये जो सेशन है ना, ये आपको ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से परिपक्व बना देगा। आपके अंदर इथिक्स को लेकर जो भी आपकी एक तो नैतिकता आपको समझ में आ जाएगी, लिखने के योग्य बन जाओगे, है ना, गहरी समझ आपकी विकसित होने वाली है इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए मैं शुभारंभ करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक लिख रहा हूं, तो उस दिशा में कार्य मेरा चल रहा है। ये बुक ही है, और इसी के माध्यम से मैं डिकोड करूंगा आप लोगों को। जब बुक आएगी मास्टर बुक, आप देख सकते होंगे, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि एक समग्र अध्ययन, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, मास्टर बुक बाई आजाद सर। तो ये बुक अभी लेखन में है, चल रही है, प्रक्रिया में है, बट मेरा कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार है।
और आप सभी जानते हैं मैं लंबे समय काल से 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ इथिक्स, कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो मेरा काम क्या है कि अब आप सभी को मास्टर वीडियो दे दूं ताकि आपके दिमाग में एक जो है छवि बन जाए, ठीक है, प्रॉपर। तो देखिए इथिक्स को मैंने जो बांटा है पूरे सिलेबस को, आपके मैं सिलेबस ओरिएंटेड रहूंगा, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। टोटल 9 भागों में बांटा है मैंने, बुक को भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा, 9 भागों में बांटा है। अभी पहले देखो, अब सेशन पे ध्यान दो, ठीक है, मास्टर वीडियो को ध्यान से सुनो और डिटेल में मास्टर कोर्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपके पास विकल्प है, बढ़िया से पढ़िए, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर्ड, पूरा सिलेबस में जो चीजें मैंने यहाँ पे है, और जब बुक आएगी तब बुक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अभी लेकिन आपको मास्टर कोर्स का हिस्सा बनना है, वहां पे डिटेल में चीजें, और इस सेशन से आपको सारा कुछ सीख लेना है। इथिक्स का कोई भी सेशन देखने से पहले ये सेशन जरूर देखना है, ठीक है। जो बच्चे मास्टर कोर्स में भी जुड़ेंगे उनको भी ये सेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका सब कुछ कवर हो रहा है, एक ही सेशन में हर चीज मिल रही है आपको। और मेंस एग्जाम देने से पहले इसको 2, 3, 4 बार, जितनी बार देख सकते हो इसको देखिएगा। और बहुत मेहनत करके बना रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा, एक बार इसको साझा जरूर करिएगा, ठीक है। तो इथिक्स को मैंने टोटल 9 भागों में बांटा है। पहला आपके सिलेबस में ये सारी चीज, नैतिकता व मानवीय मूल्य, अभिरुचि और दृष्टिकोण, सिविल सेवा के मूल्य, भावात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक चिंतन भारत व विश्व, मतलब ये विचारक है, चिंतन वाला चैप्टर है आपका, लोक प्रशासन व नैतिक मूल्य, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, भ्रष्टाचार, और आपका नवा है केस स्टडी, है ना। तो आपको ये देख सकते हैं, यहां से आपका ये भाग 1। मेरा काम क्या रहेगा, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं पूरा, और फिर एक एक चीज समझाता हुआ चलता हूं, तो आपको मजा आने लग जाएगा, आपको आनंद आने लग जाएगा, और आपको यही चीज इतनी बढ़िया लगने लग जाएगी कि आपको क्या कहना, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे, आराम से इत्मीनान से बैठना है, बस सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनना है। अब देखिए यहाँ पे पहला भाग है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, इनको 8 भागों में विभाजित किया है मैंने। मैं क्या करूंगा, एक एक कीवर्ड आपको समझाता हुआ चलूंगा इसका। जैसे पहला है नैतिकता की मूल अवधारणा, परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, है ना, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान क्या है, नीति शास्त्र के प्रमुख आयाम क्या है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता क्या है, ये सब डिटेल में हम क्लासेस में है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक कीवर्ड समझाता जाऊंगा, जितने में आप परीक्षा हॉल पे जा करके 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 125 शब्दों में, 200 शब्दों में आप जाके लिख पाओ, आप लिखने की योग्यता। तो कीवर्ड में चीजें रहेंगी, इसलिए पेन कागज लेके बैठना, और जो कीवर्ड में आपको बताऊं उनको लिखते जाना, है ना, तो आपको बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज हम देखेंगे। पहला चैप्टर आपका ये रहेगा, 8 पार्टों में बांटा है। दूसरा चैप्टर है अभिरुचि का, ठीक है, एटीट्यूड और दृष्टिकोण, तो अभिरुचि के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद सिविल सेवा के लिए क्या अभिरुचि होनी चाहिए आपकी, है ना, सिविल, इसमें मूल्य वगैरह है, इंटीग्रिटी है, निष्पक्षता है। यहाँ पे एक तरीके से शब्दावली के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शब्दावलियां हैं, और शब्दावलियां जो मास्टर कोर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में करवाई है, लगभग कम से कम 100 से 150 शब्दावलियां करवाई हैं। इथिक्स में यदि आपको शब्दावली आती है ना, तो आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। इथिक्स में ओवरऑल यही आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, भावात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, नैतिक चिंतन, भारत एवं विश्व के विचारक, लोक प्रशासन, सिविल सेवा के मूल्य एवं नैतिकता, भाग 6 है आपका ये। इसके बाद भाग 7 है शासन में ईमानदारी, और इसके बाद है भ्रष्टाचार, ठीक है, और केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी वाला सेगमेंट। केस स्टडी में यहाँ पे आज कुछ चीजें तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने 5 भागों में केस स्टडी बांट करके पढ़ाई है क्लास के अंदर, कि 5 प्रकार की ही केस स्टडी कोई यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछी जाती हैं, और उसमें एक एक केस स्टडी का एग्जाम्पल के साथ समझाया। बहुत सारे मैंने नीति शास्त्रीय आयाम बताए, डायमेंशन बताए हैं, जिनके माध्यम से आप इथिक्स के उन केस स्टडी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत ही करते हैं शब्द से। पहला शब्द है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र आमतौर पे यदि आप देखें तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। आप यदि सिलेबस उठाएंगे तो आईएएस में तो इथिक्स है आपका, यूपीपीसीएस में भी इथिक्स है, आरएएस और एमपीपीएससी में भी इथिक्स है, यूकेपीएससी ने भी इथिक्स अभी जोड़ा है, नया जो पाठ्यक्रम आया है। बाकी यदि आप देखेंगे तो कई जगह दर्शन शास्त्र भी है, जैसे सीजीपीएससी में दर्शन शास्त्र है ना, और दर्शन शास्त्र जो है ना एक फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। बस ये है कि इथिक्स यह अध्ययन करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्यों सही है और क्यों गलत है। यदि आप बस आसानी से इतनी बात को समझ लें
इथिक्स के माध्यम से क्या सही है, क्या गलत है और क्यों सही है और क्यों गलत है। एक चीज और मैं इथिक्स को शुरू करने से पहले आपको समझा देता हूं। इथिक्स में कोई भी चीज सही और गलत नहीं होती, हर चीज परिस्थिति जन्य है, सिचुएशनल है। हाँ, मूल्य जरूर है और उन मूल्यों के आधार पर आपको परिस्थिति जन्य निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो नैतिकता मानव के आचरण का वैज्ञानिक और तर्क संगत सिद्धांत के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। मानवीय आचरण को इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि मानवीय आचरण जो भी है उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। और इसमें दो सिद्धांत, दो थ्योरी है। कोई चीज सही कैसे होगी, किसी चीज को आप सही क्यों कहेंगे, इसके लिए मैंने एक सिद्धांत बताया था, सही का सिद्धांत। सही का सिद्धांत कहता है जिसका परिणाम अच्छा हो, गुड हो, जिसका परिणाम अच्छा हो, जिसका परिणाम अच्छा हो वो सही है, और जिसका परिणाम बुरा हो, जिसका परिणाम बुरा हो वो गलत है। जिसका परिणाम ओवरऑल आप देखेंगे तो परिणामोन्मुखी के तौर पे यदि हम इसको देखें तो सही का सिद्धांत क्या कहता है, जिसका रिजल्ट अच्छा हो। लेकिन फिर गांधी जी आ जाते हैं, साधन और साध्य की पवित्रता, साधन एवं साध्य की पवित्रता। साध्य आपका लक्ष्य है जो आप प्राप्त करना चाहते हो, साधन जिसके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंचोगे, ये दोनों ही पवित्र होने चाहिए। जैसे मान लीजिए परीक्षा में पास करना है ना, आज के टाइम पे आप देखिए कितने पेपर लीक होते हैं, है ना। पेपर लीक कराने में जितना हम आयोगों की जिम्मेदारी देते हैं, जितना हम पेपर माफियाओं की जिम्मेदारी देते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी उन अभ्यर्थियों की भी है जो इस पेपर में बैठते हैं और वो लाखों रुपए में पेपर खरीदते हैं या फिर और भी बहुत सारी अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल पे नकल करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। मानते हैं इस बात को। तो अब देखिए पेपर में पास करना तो अच्छा है, परिणाम तो अच्छा है, लेकिन उसका यदि साधन आपने गलत चुन लिया तो क्या हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी। साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अब इस पे हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अभी देखो मैं बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा आपको उसमें नहीं आना है। अभी ये विषय बहुत आसान होने वाला है, बहुत कीवर्ड में बहुत जल्दी जल्दी बढ़िया से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे बात हो रहा है इथिक्स। इथिक्स दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो मानव के आचरण का अध्ययन करती है। ठीक है, नीति शास्त्र की बात करें, एक शब्द आता है मोरालिटी। मोरालिटी क्या है, किसी व्यक्ति, समाज या संस्कृति द्वारा स्वीकार किए गए सही गलत के नियम और मान्यताएं और मूल्य। समाज के अपने अपने पैरामीटर हैं, जिस समाज में आप रख रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहां पे सही गलत के नियम बने हुए हैं। ये चीज सही है, ये चीज, इसी को हम परंपरा कहते हैं, इसी को हम मान्यताएं कहते हैं, इसी को हम मूल्य कहते हैं। समाज के हिसाब से चीजें सही गलत हैं और बचपन से ही ये बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो व्यवहार में अपनाई जाने वाली अच्छाई बुराई क्या है, जो प्रैक्टिकली हम देखो। इथिक्स क्या है, इथिक्स सैद्धांतिक पक्ष है जो हमें सही गलत के बारे में बताए, लेकिन जो चीज हम व्यवहार में करें वो मोरालिटी है। जो हमारा नैतिक आचरण है वो हमारा क्या है, नैतिकता के अंतर्गत आता है, मोरालिटी के अंतर्गत आता है। उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। बहुत आराम से समझना है, देखो बहुत कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया है। यानी कि आसानी से बात करें तो इथिक्स क्या है, एक सैद्धांतिक बात है, विश्लेषणात्मक बात है, थ्योरेटिकल बात है, एनालिटिकल बात है, तर्क विवेक दार्शनिक सोच पर आधारित है। जबकि मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या है, व्यवहारिकता पर आधारित है, प्रैक्टिकल चीजों पर आधारित है, सांस्कृतिक चीजों पर आधारित है, परिवार, समाज, धर्म, परंपरा से प्रभावित है, कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। इथिक्स क्या करता है, इथिक्स सार्वभौमिक बातें हैं, सबके लिए यूनिवर्सल चीजें हैं, तार्किक बातें हैं, पेशेवर बातें हैं, चाहे मेडिकल इथिक्स हो, चाहे जुडिशियल इथिक्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज में इथिक्स हो। लेकिन जो मोरालिटी है वो सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर चीजों को देखती है, जैसे कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब मोरालिटी है। बड़ों का सम्मान करना, है ना। मोरालिटी का मतलब जो आप व्यवहार में कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो। एक तो आपको बताया जा रहा है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसका अध्ययन कर रहे हो, ये इथिक्स के अंतर्गत करोगे। लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल तौर पे अप्लाई करोगे तो वही मोरालिटी हो जाएगी। ठीक है, और जब आप इथिक्स को पढ़ोगे
तो इथिक्स से आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता में आपको बहुत, आपके वैल्यू, आपके जजमेंट, आपका प्रोफेशनल कंडक्ट, आप पब्लिक सर्विसेज में इन सभी के इथिक्स को जान पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कई जगह दुविधा वाली स्थिति बन जाती है, डायलेमा वाली स्थिति बन जाती है, प्रशासनिक मोरालिटी, इन सबको समझ पाओगे। लेकिन जब आप मोरालिटी पे आओगे, जब आप नैतिकता की बात करोगे, तो आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जैसे कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और कहते हो यार ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो ये मोरालिटी के माध्यम से पता चलता है। आप लोगों की हैबिट को समझ पाओगे, उसके पर्सनल वर्च्यू को समझ पाओगे, उसके सोशल कस्टम को समझ पाओगे, उसके रिलीजन बेस्ड वैल्यूज को समझ पाओगे। ठीक है, तो इथिक्स क्या है? दर्शन शास्त्र पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, संविधान कानूनों पर आधारित है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल पर आधारित है, प्रोफेशनल कोड्स पर आधारित है। जबकि मोरालिटी, नैतिकता, इसमें परिवार की भूमिका है, धर्म की भूमिका है, संस्कृति की भूमिका है, परंपराओं की भूमिका है, व्यक्तिगत अनुभव की भूमिका है। और अल्टीमेट दोनों का उद्देश्य एक ही है। इथिक्स चाहती है कि आप तर्क संगत निर्णय ले सकें। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, समाज के लिए आपका आचरण अच्छा हो, सार्वभौमिक जीवन में निष्पक्षता रखें आप, जो सार्वजनिक जीवन हो आपका। लेकिन मोरालिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाने की बात करती है कि आप एक अच्छा इंसान बने, समाज के लिए आपका स्वीकार्य आचरण होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है, उसको रिश्वत नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कानून के भी खिलाफ है और सार्वजनिक हित के भी खिलाफ है। जो रिश्वत लेगा उससे समाज का अनभला होगा। अभी आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध कराया था और मैंने कहा था कि आईएएस और पीसीएस ये जो परीक्षाएं हैं, इनमें जो रियल पावर है वो आपका इंटेंशन है ना। आपको तो पद मिल गया, आपके पद से समाज के हित नहीं हो रहा है ना, आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो आप इस समाज के लिए और इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। आप इसके लिए तो खलनायक बन गए ना, लोगों के लिए तो खलनायक बन गए ना। आप अपने लिए डीएम एसडीएम है, लेकिन अब आप समाज में जाके क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार। तो आप अपने लिए डीएम एसडीएम बन गए, लेकिन लोगों के लिए क्या है आप? कुछ नहीं। लोग तो यही कहेंगे बड़ा भ्रष्ट है। तो रियल पावर आपका इंटेंशन है, आपका इथिक्स है, आपका कैरेक्टर है। ठीक है, मोरालिटी क्या करती है? मोरालिटी आपको जो है एक तरीके से समाज के साथ फिट बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। अब हम आते हैं टॉपिक पे, एक एक टॉपिक को पकड़ते हैं और एक एक चैप्टर वाइज चीजों को समझते हुए चलते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ रहोगे। मैं चाह रहा हूं मेंस में आप क्वेश्चन लिख भी पाओ। इस योग्यता को आपके अंदर यदि मैं विकसित कर पाऊं तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए भाग एक आपका क्या है? नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। यहाँ पे देखिए पहला, इसको मैंने 8 भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। ऐसे ही मैंने आपको मास्टर कोर्स के अंतर्गत क्लासेस में पढ़ाया भी है। नैतिकता की मूल अवधारणा, पहला पॉइंट ये है। क्या है नैतिकता? अभी मैंने आपको बताया ही, मनुष्य के आचरण से संबंधित है। मनुष्य कैसे निर्णय लेता है, मनुष्य के चरित्र का विज्ञान है। ये हमारा चरित्र का विज्ञान है, कैसे हम सही गलत निर्णय लेते हैं। एक यूनानी शब्द है इथोस, उसी से बना है। इथोस का मतलब होता है चरित्र या आदत, है ना। तो इथिक्स क्या है? एक तरीके से मनुष्य के आचरण, मनुष्य के निर्णय, मनुष्य के चरित्र का विज्ञान है। नैतिकता वह विज्ञान है जो बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, है ना। सही और गलत पर क्यों, क्यों सही है, क्यों गलत है, यानी एक तर्क की बात करती है, विवेक की बात करती है। तो ये तो पहली चीज है नैतिकता की परिभाषा। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल पे लिखना है तो क्या लिखेंगे? पहला बात लिखेंगे इथिक्स एक सैद्धांतिक पक्ष है। ठीक है, और मोरालिटी या नैतिकता क्या है? उसका व्यवहारिक, उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, नैतिकता वह विज्ञान है जो बताती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सही और गलत के बारे में डिफरेंस। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख लेंगे, आसान है, सामान्य है, मनुष्य के आचरण, निर्णय और चरित्र का विज्ञान है नैतिकता, आराम से लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है नैतिकता के क्या उद्देश्य है। नैतिकता के उद्देश्य को आप एक बार देखें तो अब आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ को हम 3-4 भागों में बांट देते हैं। पहला तो आपका व्यक्तिगत जीवन है कि नहीं है? आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है। दूसरा आपका एक सामाजिक लाइफ है, आपकी एक सोशल लाइफ है। तीसरा आपका एक प्रशासनिक लाइफ या कह सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ है, कल के दिन अधिकारी बनोगे तो प्रशासनिक लाइफ है आपकी, है ना। और एक हमारा वैश्विक यूनिवर्सल,
है ना, मानवतावादी जो हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो नैतिकता का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों नैतिकता आवश्यक है? नैतिकता इसलिए आवश्यक है, व्यक्तिगत स्तर पर आपके अंदर नैतिकता आत्म अनुशासन लाती है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, आपके अंदर एक आत्म संतोष का भाव लेकर के आती है, आपके अंदर संयम का एक भाव लेकर के आती है नैतिकता। तो नैतिकता का उद्देश्य क्या है? नैतिकता का उद्देश्य है आपके अंदर आत्म अनुशासन विकसित करना, आपके अंदर आत्म संयम विकसित करना, आपके अंदर आत्म संतोष विकसित करना। ये व्यक्तिगत के तौर पे, व्यक्तिगत के तौर पे व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वप्रेरणा, आत्म संयम, है ना, आत्म संतोष, नैतिकता ये विकसित करना चाहती है। यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें कि सामाजिक जीवन में क्या करना चाहती है, नैतिकता का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो नैतिकता का सामाजिक उद्देश्य यह है कि वो समाज में समरसता, सहयोग की भावना, न्याय की भावना, समानता की भावना, ये नैतिकता विकसित करना चाहती है। क्या करना चाहती है? समरसता, सहयोग की भावना, न्याय की भावना, समानता की भावना। प्रशासनिक स्तर पर क्या नैतिकता करना चाहती है? यदि आप प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासनिक नैतिकता क्या कहलाती है? प्रशासनिक, लिख सकते हैं सब पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। बहुत शॉर्टकट में, बहुत कीवर्ड में आपको चीजें बताऊंगा, जो चीजें मैंने लगभग 125-30 क्लास में पढ़ाई है ना, मास्टर वीडियो में एक ही क्लास में वो पढ़ाना है मुझे पूरा। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना गति से बताऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से। प्रशासन में आप पारदर्शी कितने हैं, आप कितना उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं, आप कितने निष्पक्ष हैं, ये प्रशासनिक नैतिकता है, ये प्रशासनिक नैतिकता है। वैश्विक स्तर की बात करें, यदि हम वैश्विक स्तर की बात करें, ग्लोबल लेवल की बात करें, तो वैश्विक नैतिकता में आप पाएंगे, चूंकि इंटरनेशनल बातें हैं तो क्या है, मानवता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पर्यावरण संतुलन होना चाहिए, आतंकवाद की समाप्ति होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, सतत विकास होना चाहिए। ये वैश्विक स्तर की नैतिकता है। तो नैतिकता के पर्पस अलग अलग है, परिभाषा पहले मैंने बता दी, उद्देश्य बता दिया। अब तीसरा पॉइंट आता है, नैतिकता की विशेषता क्या है, अल्टीमेट इसकी विशेषता क्या है? क्या है इसकी विशेषता नैतिकता की? नैतिकता सार्वभौमिक होती है, सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। ऐसा नहीं हो सकता आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, परिस्थिति जन्य जरूर है लेकिन यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ठीक है। नैतिकता व्यक्ति में आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन का मतलब है बाहरी नियंत्रण से नहीं स्टैब्लिश हो रही, आपके भीतर की प्रेरणा, आपके अंतर विवेक, आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपका स्व विवेक। अंतरात्मा की आवाज से आप क्या समझते हैं? जिसको परिणाम का ज्ञान नहीं होता उसके पहले ही आपको बता दे, मतलब देखिए अंतरात्मा, आप कभी बैठ करके ये चीज सोचिए, इथिक्स में जितना ज्यादा आप चीजों को सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इथिक्स में क्या होता है, अंतरात्मा की आवाज समझ रहे हैं क्या होती है? अंतरात्मा की आवाज का मतलब यह है कि रिजल्ट आने से पहले जो आपको सही गलत बता दे, अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन पहले ही आपको सही गलत बता दे, वो आपके भीतर की प्रेरणा, उसी को अंतरात्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। विशेषता की बात कर रहे हैं, विशेषता में पहली पॉइंट मैंने बताया सार्वभौमिकता, ठीक है, सभी के लिए समान रूप से लागू होना। दूसरा आत्म अनुशासन, बाहरी नियंत्रण से नहीं, भीतर की प्रेरणा, अंतरात्मा की प्रेरणा। निष्पक्षता, किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए भेदभाव नहीं होना, निष्पक्षता, नैतिकता की ये विशेषता है, नैतिकता निष्पक्ष बनाती है, सबके लिए बराबरी की भावना, भेदभाव रहित होना, निष्पक्षता। मूल्य आधार, देखो इससे आपके कीवर्ड, शब्दावली भी आप याद करते जाओ। निष्पक्षता का मतलब क्या है? किसी विशेष वर्ग के लिए भेदभाव रहित होना, भेदभाव नहीं होना, है ना, निष्पक्षता इसी को कहेंगे। बस दो दो लाइनों में मैं सब कुछ बताता जा रहा हूं आपको। मूल्य आधारित आचरण करें आप, मूल्य आधारित आचरण का मतलब सही और गलत की पहचान करें, सही और गलत की पहचान करें, ठीक है। सही का मतलब क्या है? जिसका परिणाम अच्छा है, गलत का मतलब क्या है? जिसका परिणाम बुरा है, ठीक है। और साधन साध्य की पवित्रता, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के टूल्स अच्छे होने चाहिए। आंतरिक प्रेरणा, नैतिकता कहती है कि कानून से नहीं, अंतरात्मा आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, लेकिन राम राज्य आएगा कैसे? राम राज्य तभी आएगा जब लोग अंतरात्मा से पवित्र हो जाएंगे। गांधी कहते हैं कि राज्य की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, राम राज्य तब आ जाएगा जब व्यक्ति का नैतिक बल बहुत उन्नत हो जाएगा, कानून वगैरह
से व्यक्ति का शोषण होता है, राज्य भी व्यक्ति का शोषण करता है, राज्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए गांधी जी को कई जगह अराजकतावादी भी कहते हैं, कि एनार्किस्ट वाली बातें करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि लेकिन गांधी जी के कहने के पीछे का मतलब है कि जब अंतरात्मा बहुत सबल हो जाएगी तब ये कानून कानून की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब लोग नैतिक रूप से अच्छे हो जाएंगे और सब समाज में अच्छा ही करेंगे। तो बड़ा मतलब हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन फिर भी एक बड़ी विचारधारा है। तो देखो पहला वाला क्लॉज क्लियर हो गया। पहले मैंने नैतिकता की परिभाषा बता दी, आपको पर्पस बता दिया, विशेषताएं बता दी, सार्वभौमिकता, आत्म अनुशासन, निष्पक्षता, मूल्य आधारित आचरण, आंतरिक प्रेरणा, है ना, ये स्पष्ट कर दिया। अब अगला है मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का क्या स्थान है। मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान। मानवीय क्रियाकलापों में, अब मानवीय क्रियाकलाप मैंने 4 भागों में बांट देते हैं। दूसरा पॉइंट है मानवीय क्रिया, सब सिलेबस का हिस्सा है, 4 भागों में बांट लेते हैं। आपका जीवन कैसा है, एक तो व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, दूसरा आपका सामाजिक जीवन, तीसरा आपका प्रोफेशनल या पेशेवर जीवन कर सकते हैं इसको, पेशेवर जीवन, और चौथा प्रशासनिक, यदि आप प्रशासन में जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन में यहां पे लिखा भी होगा मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का क्या स्थान है। व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता क्या सिखा रही है आपको, आत्मसंयम, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब होता है पारदर्शिता, जितना ट्रांसपेरेंट हो, जितना खुलापन हो, है ना, कोई चीज चोरी छुपी हुई ना हो। तो आत्मसंयम, ईमानदारी, सादगी, संवेदनशीलता, है ना, ये सब व्यक्तिगत जीवन की चीजें हैं। आत्मसंयम, ईमानदारी, सादगी, संवेदनशीलता, सब व्यक्तिगत जीवन की चीजें हैं। नैतिक व्यक्ति समाज में विश्वसनीयता और सम्मान अर्जित करता है, इसलिए मानवीय क्रियाकलापों में व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में पारस्परिक सहयोग, परस्पर सहयोग, सहिष्णुता, सह अस्तित्व की भावना, परस्पर सहयोग होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि हमारे विचारों में मतभेद होने के बाद भी हम उन विचारों को क्या कर सकें, संभाल सकें, समझ सकें। तो सामाजिक जीवन में क्या होना चाहिए, सहिष्णुता भी होना चाहिए, पारस्परिक सहयोग भी होना चाहिए, सह अस्तित्व भी होना चाहिए, सह अस्तित्व। इसके बाद ये व्यक्तिगत जीवन की बात हो गई। व्यक्तिगत मैंने आपको बताया आत्मसंयम, ईमानदारी, सादगी और आपका संवेदनशीलता। सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग, समाज हमें क्या सिखाता है, एक साथ रहना, और जब एक साथ रहेंगे तो विचारों में मतभेद होंगे, तो विचारों में मतभेद मतलब सहिष्णुता की भावना। सहिष्णुता का मतलब है विचारों में भिन्नता होने के बाद भी उन विचारों का, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, सह अस्तित्व की भावना रखना। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें सह अस्तित्व की भावना का पालन करना पड़ता है। इसके बाद परिवार में आप रहेंगे तो पारिवारिक संबंधों में प्रेम होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। परिवार में त्याग बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। हम परिवार में कर्तव्यों से बंधे होते हैं, कर्तव्य बोध तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन पारिवारिक कर्तव्य हमारे बहुत बड़े होते हैं। सामाजिक जीवन में क्या क्या है आपका, एक तो समाज है जहां पे आप रह रहे हो, परिवार है ना, दोनों चीजें, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सारी चीजें। समाज में आप अनुशासित होने चाहिए, न्याय और समान अवसर की भावना होनी चाहिए आपकी सामाजिक जीवन में, न्यायप्रिय होनी चाहिए, समान अवसर की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है पेशेवर जीवन, इसको आप व्यवसायिक जीवन भी कह सकते हैं। व्यवसायिक जीवन में आप कोई भी व्यवसाय में हो, जैसे मैं शिक्षक हूं, है ना, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपने पेशे से ईमानदार रहूं। आप एडवोकेट हैं, अपने पेशे से ईमानदार रहें, है ना, जो कोड ऑफ इथिक्स है उसका पालन करें। आप डॉक्टर हैं, अपने पेशे से ईमानदार रहें। आप सीए हैं, अपने पेशे से ईमानदार रहें। तो पेशेवर आचरण जो भी है आपका, उसमें ईमानदारी और साथ में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, आपको हर वो पैरामीटर जो एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगा उस पैरामीटर के साथ आपकी तैयारी कराई जाए, है ना। तो पेशेवर में क्या है, पेशेवर में पहली चीज है पेशेवर आचरण में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, सार्वजनिक और निजी हितों में संतुलन होना चाहिए, ठीक है। सेवा की भावना होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना।
तीसरा है आप चौथा है आपका प्रशासनिक जीवन। जब आप प्रशासन में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो आपका दायरा विस्तृत हो जाता है और वहां पे आपके एक डिसीजन से बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, सरकार की सारी नीतियों का आपको अनुपालन कराना होता है। तो ऐसे में आपके जो निर्णय हो उसमें नैतिक विवेक की भूमिका होनी चाहिए। आपके निर्णय नैतिकता से जुड़े होने चाहिए, नागरिकों के प्रति आपके उत्तरदायित्व होने चाहिए। नैतिकता प्रशासन की आत्मा है। इथिक्स इज द बैकबोन ऑफ द गुड गवर्नेंस। यदि सुशासन चाहिए तो उसमें नैतिकता होना बहुत जरूरी है, गुड गवर्नेंस का आधार है ये। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का स्थान है कि नहीं है, ये सब चीजें बता दी मैंने। व्यक्तिगत जीवन में स्थान है, सामाजिक जीवन में है, पेशेवर जीवन में है, प्रशासनिक जीवन में है। क्लियर है, स्पष्ट है? क्लियर होता जान चाहिए। एक एक लाइन देखो, एक एक लाइन क्लियर करता हुआ चलूंगा मैं यहाँ पे है। और मास्टर कोर्स में चीजें लिखवाई भी है मैं वहां पे, यहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, बाकी वहां पे डिटेल में लिखवाया है बहुत सारी चीजें। अगला है नीति शास्त्र के प्रमुख आयाम, डायमेंशन ऑफ इथिक्स। क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं इथिक्स को लेकर के? तो आमतौर पे मैं 4 डायमेंशन में बांट करके इथिक्स को देखता हूं कि नीति शास्त्र के 4 प्रमुख आयाम होते हैं। पहला होता है नॉर्मेटिव इथिक्स, यानी मानक नीति शास्त्र। लिखते जाते हैं। पहला है मानक नीति शास्त्र, पहला है मानक नीति शास्त्र, हम इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इथिक्स। दूसरा होता है वर्णनात्मक नीति शास्त्र, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, वर्णनात्मक नीति शास्त्र। ठीक है, वर्णनात्मक नीति शास्त्र। अगला होता है उपयोगिक नीति शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड इथिक्स, उपयोगिक नीति शास्त्र। ठीक है, और चौथा होता है आपका दार्शनिक नीति शास्त्र, दार्शनिक नीति शास्त्र। लिखते जाना साथ साथ, चीजों को सुनना भी है। अब देखो मानक नीति शास्त्र में क्या क्या चीजें होती हैं। हम नीति शास्त्र के डायमेंशन देख रहे हैं, प्रमुख आयाम देख रहे हैं। मानक नीति शास्त्र ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण करता है। यानी आपको कर्तव्यवाद के बारे में बताता है। कर्तव्यवाद कैसे तय होगा? अब देखो मानक नीति शास्त्र में क्या है, क्या सही है, मानक नॉर्मेटिव, मानक तय करना है, क्या सही क्या गलत, इसका निर्धारण कर रहा है, क्या सही क्या गलत। और जब क्या सही क्या गलत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले परिणाम देखा जाता है, रिजल्ट देखा जाता है कि किसमें रिजल्ट अच्छा है, किसमें रिजल्ट बुरा है। तो ये आपको कर्तव्यवाद और परिणामवाद दोनों की बात करता है, सद्गुणवाद की बात भी करता है, वर्च्यू इथिक्स। ठीक है ना? थोड़ा सा आज बुखार भी है, जुकाम भी है, खांसी भी है, तीनों चीजें हैं। ठीक है, मौसम बदला है तो उसकी चपेट में हम आ चुके हैं, बट फिर भी पूरी एनर्जी के साथ क्लास करनी है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, घबराना नहीं है ना? मेरे को बहुत अनुभव है इस परिस्थिति में क्लास लेने का, मैंने 10-10 घंटे 12-12 घंटे की क्लास ली है। तो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण कौन करता है? मानक नीति शास्त्र। कर्तव्यवाद और परिणामवाद और सद्गुणवाद, 3 चीजों की बात करता है। कर्तव्यवाद, कर्तव्यवाद, दूसरा है आपका सद्गुणवाद और परिणामवाद, परिणामवाद और सद्गुणवाद। सद्गुणवाद का मतलब वही है, साधन साध्य की पवित्रता को भी ध्यान में रखना है, गलत तरीके नहीं अपनाने, कोई भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए गलत तरीका नहीं अपनाना है। तो ये तो बात हो गई मानक नीति शास्त्र की। दूसरा है वर्णनात्मक नीति शास्त्र। वर्णनात्मक नीति शास्त्र का मतलब है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। डिस्क्रिप्टिव इथिक्स का मतलब है समाज या व्यक्ति वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन करना। इसका अध्ययन कौन कराता है? वर्णनात्मक नीति शास्त्र। अनुभव और आचरण की व्याख्या करना, अनुभव एवं आचरण की व्याख्या करना, समाज या व्यक्ति वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन कौन करता है? वर्णनात्मक नीति शास्त्र। ठीक है, इसके बाद है उपयोगिक नीति शास्त्र, अप्लाइड इथिक्स। ये हो गया वर्णनात्मक, क्लियर हो गया। वर्णनात्मक में मैंने आपको क्या बताया?
समाज और व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन हम करते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र के माध्यम से। अनुभव और आचरण की व्याख्या होती है इसमें, ठीक है। जो आपको अनुभव मिलता है समाज में, कैसा अनुभव है आपका, अच्छा या बुरा, होता है आमतौर पे, है ना। कई बार कहते हैं यार ये जगह अच्छी थी, ये जगह अच्छी नहीं थी, ये लोग अच्छे थे, ये लोग अच्छे नहीं थे। तो और व्यक्ति के साथ भी मिलके आपके 10 दोस्त होंगे, 10 में से आप कहते हैं यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो समाज और व्यक्ति ने जैसा आपके साथ आचरण किया उसका अनुभव ही तो होगा ना आपको, उसका उसी की व्याख्या जो है कौन करता है, वर्णनात्मक नीति शास्त्र। वर्णन करना, व्याख्या करना, है ना। पहला है मानक तय करना, सही गलत के मानक, वर्णन करना। तीसरा है उपयोगिक नीति शास्त्र। उपयोगिक नीति शास्त्र वास्तविक परिस्थितियों में नैतिकता का यानी परिस्थिति जन्य नैतिकता कहाँ पे यूज करनी है, सिचुएशनल, जैसे पर्यावरण नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता, मीडिया नैतिकता, प्रशासनिक नैतिकता, सबकी अलग अलग नैतिकता के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। परिस्थितियों के अनुसार नैतिकता, जैसे मान लीजिए हिंसा करना गलत है ना, लेकिन अभी देश के कोई आतंकवादी है मान लीजिए, है ना, और या कोई टेररिस्ट है या कोई शत्रु देश का व्यक्ति है जो देश में हमारे अराजकता फैलाना चाहता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे जो सोल्जर हैं वो उसे शूट भी कर देंगे। सीमा में आए दिन ये घटनाएं घटती रहती हैं। तो जब राष्ट्र की बात आ जाती है तो वहीं पर वही हिंसा सही भी लगती है। उपयोगिक नीति शास्त्र क्या करता है, अप्लाइड इथिक्स ये करता है कि वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करता है, ठीक है। तो वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण होता है उपयोगिक, नाम ये उपयोगिक, अप्लाइड इथिक्स, ठीक है ना। बहुत क्लियर है, पहले वाले में मानक तय करना है, दूसरे वाले में व्याख्या करनी है अनुभव के कारण, तीसरे वाले में उसका जो है अप्लाइड इथिक्स, मतलब वास्तविक परिस्थितियों के अलावा परिस्थिति जन्य है, मान लीजिए, ये मान लीजिए, है ना। चौथा है दार्शनिक नीति शास्त्र। चौथा है आपका दार्शनिक नीति शास्त्र। जीवन के उद्देश्य, आत्मा, कर्म, मोक्ष जैसे प्रश्नों पर विमर्श। जीवन में अब आप देखते हैं ना, भारतीय परंपरा में देख लीजिए, उपनिषद है, गीता है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, बहुत सारे विचारक हैं। तो दार्शनिक नीति शास्त्र क्या करेगा, दार्शनिक नीति शास्त्र जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आत्मा का प्रश्न हो, चाहे कर्म का प्रश्न हो, चाहे मोक्ष का प्रश्न हो, इन सभी पे चर्चा होगी, इन सभी पे बात की जाएगी। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है इस जीवन का, है ना। तो दार्शनिक नीति शास्त्र दर्शन की बात करती है और वो दर्शन मानवीय जीवन, मानवीय आचरण से जुड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो नीति शास्त्र के टोटल 4 आयाम मैंने आपको बताए, दार्शनिक नीति शास्त्र, उपयोगिक नीति शास्त्र, वर्णनात्मक नीति शास्त्र, और देखो 2, 3, 4 बार हो सकता है आपको पढ़ना पड़े, आप ये समझ लीजिए। 1, 2 बार सुनेंगे, चीजें दिमाग में बैठने लग जाएंगी, समझ में तो आपको सब आ रहा है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। निजी संबंध, निजी जीवन में कौन कौन है आपके, परिवार है आपका, एक व्यक्तिगत जीवन है आपका, एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो, फैमिली आपकी, फैमिली भी निजी जीवन में ही आती है आपकी। पारिवारिक मामले जितने भी हैं निजी मामले हैं। तो पारिवारिक जीवन में, जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें हमारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य जुड़े होते हैं। एक पिता का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है, भाई का कर्तव्य है, बहन का कर्तव्य है। हम सब कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य है, प्रेम की भावना से जुड़े हुए हैं, सम्मान की भावना से जुड़े हुए हैं और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। तो निजी संबंध में, पारिवारिक जीवन में कर्तव्य, प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी। व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी और विश्वास। समझिए, निजी जीवन जो होता है, निजी जीवन में यदि हम परिवार की बात करें तो परिवार में आप कई सारे दायित्वों से बंधे हुए हैं, कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, लेकिन साथ ही प्रेम और सम्मान भी आपके जीवन का अहम हिस्सा होता है। तो पहले तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पे जो आपका व्यक्तिगत व्यवहार होना, उसमें सिर्फ 2 चीजें आप रखिए। एक, ईमानदार रहिए, आप जो भी काम करिए उसमें छल नहीं होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। विश्वास बहाली होनी चाहिए, आपको अपना विश्वास दूसरे पे बनाना आना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पे आप ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि आप किसी के जीवन को आप डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। निजी क्षेत्र में नैतिकता का अर्थ क्या है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। ध्यान से बस समझना, बहुत आसानी समझा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। निजी जीवन में नैतिकता का मतलब क्या है,
निजी जीवन में नैतिकता का मतलब है जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वही व्यवहार आप दूसरों से करिए। आप दूसरों से सम्मान चाहते हो, आपको भी सम्मान देना पड़ेगा। दूसरों से प्रेम चाहते हो, आपको भी प्रेम, यानी दूसरों के अधिकारों का सम्मान, दूसरों के अधिकारों का सम्मान। समझ में आ रहा है? अरे बड़ा आसान है, बहुत आसानी से लिख पाओगे। पहले समझो तो एक एक बात। इथिक्स बहुत आसान विषय है। निजी क्षेत्र में नैतिकता का मतलब है दूसरों के अधिकारों का सम्मान। एक लाइन में मैंने क्लियर कर दिया, क्वेश्चन पूछ लेता लिख डालो। दूसरा आता है सार्वजनिक जीवन में नैतिकता क्या है, सार्वजनिक संबंध में नैतिकता से क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक जीवन में पद, आप जिस पद पर हैं, जिस अधिकार पर हैं, उसके दुरुपयोग से आप बचें। पद व अधिकार के दुरुपयोग से बचाव करना। हर व्यक्ति को जिस पद पर वो बैठा है, जिस पद पर वो आश्रित है, जिस पद पर वो जुड़ा हुआ है, वहां पर जो आपको अधिकार दिए गए हैं, आपके जो कर्तव्य है, उनका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का मतलब है पद व अधिकारों के दुरुपयोग से आपको बचना है। आप कैसे रहेंगे? ईमानदार, पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेही। सार्वजनिक सेवा का एक ही मतलब है कि पहले आपकी ड्यूटी है, बाद में आप हो। पहले आपका कर्तव्य है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, अपने हितों से ऊपर सबके हितों को रखना। जब हम अपने हितों को ही सर्वोपरि रखते हैं तो फिर हम भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार की निशानी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन दोनों क्लियर हो गए। सार्वजनिक जीवन में क्या करना है? अपने आप को नीचे रखना, कर्तव्यों को ऊपर रखना, सिविल सेवा को ऊपर रखना, प्रशासन को ऊपर रखना, है ना। और निजी क्षेत्र में नैतिकता का मतलब है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। अब देखिए, जब कई बार ऐसा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी आएगी, जब आप सार्वजनिक जीवन में होंगे या निजी जीवन में होंगे, तो कई बार क्या होता है कि निजी जीवन, निजी लाभ और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच में द्वंद्व आ जाता है। ऐसा लगता है ये चुने ये चुने। इसका बहुत सामान्य सा समाधान है। सबसे पहली चीज, आप भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप में नैतिक साहस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रशासन में हैं, प्रशासन में किसी जॉब में, इससे उदाहरण भी मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपके सीनियर अधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रशासन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जब सीनियर अधिकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी जानकारी में है बात, अब आपको लगता है यदि मैं इसका खुलासा कर दूंगा, डिस्क्लोजर कर दूंगा, तो क्या होगा? कल के दिन मेरी जॉब न चली जाए, मेरे जॉब में संकट ना आ जाए। आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा, लेकिन वास्तव में आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप समझें, इससे कितने सारे लोगों का हित हो रहा होगा। आप में इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो गलत कर रहा है तो गलत को गलत कहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप गलत बर्दाश्त नहीं करोगे, आप खुद भी गलत नहीं करोगे, और सामने वाला भी यदि गलत कर रहा है तो आप उसे गलत को गलत कह पाए। इसे बोलते हैं नैतिक साहस। आप एक लेटर लिखे, उनसे सीनियर भी होंगे, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, आपने शपथ इसी चीज के लिए है। तो हितों में जब भी टकराव होता है तो वहां पे यदि ट्रांसपेरेंसी हो, वहां पे यदि आप में नैतिक साहस हो, तो आप उसका समाधान कर ले जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा है मानवीय मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य होते हैं जिन्हें हम धारण कर सकें, जो हमें पथ प्रदर्शित कर सकें, जो हमारे लिए वांछनीय हो, जो समाज के लिए वांछनीय हो, जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय हो। वांछनीय मतलब बेहतर। तो पांचवा जो ये सेगमेंट है, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों से शिक्षा। मानवीय मूल्य पहले तो आपको पढ़ना है। मानवीय मूल्य, जैसे मैंने आपको बताया कि मानवीय मूल्य क्या है, जो हमें पथ प्रदर्शन कर सके हमारा, जो हमें सही और गलत की समझ विकसित कर सके, जो हमारे जीवन को सही रास्ते में ले जा सके, वही है मूल्य। जो हमारे जीवन को सही रास्ते में ले जा सके, वो सब मूल्य है। ठीक है, अब महान नेताओं में जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं गांधी जी का। गांधी जी के जीवन से क्या सीखने को मिलता है?
सत्य और अहिंसा, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पे ध्यान देना चाहिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत की बात करते हैं, वर्ग समन्वय की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं धन का और पद का दोनों का समाज हित में ही प्रयोग होना चाहिए, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए, सत्य और अहिंसा के साथ हमेशा आपको खड़ा होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का बहुत सामान्य सा, ये मतलब यदि आप एक एक कोई भी उठा लीजिए, जैसे लाइक मान लीजिए मैं गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने हमें क्या कहा, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग की भावना, करुणा की भावना, सहिष्णुता की भावना, दुख और तृष्णा का निरोध होना चाहिए, नैतिक आत्मसंयम का मार्ग होना चाहिए। महावीर स्वामी जी अहिंसा, परिग्रह, सत्य और आत्मबल की बात करते हैं। व्यक्ति को अहिंसक जीवन जीना चाहिए, व्यक्ति को अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, इन सब की बात महावीर। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र प्रेम, आत्मबल, सेवा की भावना, त्याग की भावना, कर्म योग की भावना, मूल्य मतलब जिन्हें हम धारण कर सके। तो हम बड़े बड़े नेताओं से इन मूल्यों को सीखते हैं। विवेकानंद कहते हैं मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है। ये प्रशासन के लिए कितनी अच्छी टैगलाइन है ना, दूसरों के लिए समर्पित कर दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सत्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, विनम्रता, राष्ट्र सेवा, देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया उस व्यक्ति ने। टीएन शेषन, अभी रिजल्ट आप ऐसे रिसेंट के अधिकारी उठाइए, विनोद राय सीएजी थे पहले, विनोद राय, टीएन शेषन चुनाव सुधारों के प्रतीक थे आपके, सत्येंद्र दुबे, अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, बहुत सारे अधिकारी हैं। आपको बस उदाहरण अपने दिमाग में, ई श्रीधरन, हर्ष मेंढर, बहुत सारे सिविल सेवक हैं जो हमें समय समय पर, मनोज शर्मा जी जिन पे 12th फेल बनी है, ऐसे बहुत सारे। आपको प्रशासनिक दृष्टांत आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो मानवीय मूल्य, ठीक है, महान नेता, सुधारक और प्रशासकों से हमें शिक्षा मिलती है, और मानवीय मूल्य वो हैं जिनको हम जीवन में धारण कर सकें, जो हमें पथ प्रदर्शन दे सके, जो हमारे लिए वांछनीय हो, जो समाज के लिए वांछनीय हो, जो हमारे लक्ष्य को साकारित कर सके, जो हमें जीवन में आगे बढ़ा सके। ठीक है, अगला चलते हैं, मूल्यों को विकसित। 6वें नंबर क्लॉज पे आ जाइए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, देख लो 6वें, इसीलिए मैंने स्लाइड खोल रखी है ताकि हम डायरेक्शन लेस ना हो। ये हमारा एक तरीके से डायरेक्टर है, ये मान लीजिए, है ना, ये जो बुक है ये हमें क्लियर कर रही है। अगला है मानवीय मूल्यों को विकसित करने में परिवार, सम्मान, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। मैंने इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है मास्टर कोर्स में। जब मैं इथिक्स की आप क्लासेस देखेंगे मास्टर कोर्स के अंतर्गत, आप में से जो बच्चे पेड बैच से हैं, आराम से इत्मीनान से पूरी डिटेल क्लास करना है। इस क्लास से आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू और एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजें मिल रही हैं। जो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, आप भी इत्मीनान से 2 बार 3 बार 4 बार एक समरी, एक डिटेल और एक समग्र सेशन है ना। ये आपको मास्टर वीडियो सामान्य वीडियो नहीं है, इसमें जितना कुछ मिल जाएगा ना, है ना। चलिए 6वां नंबर क्लॉज कह रहा है मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। परिवार पहला नैतिक विद्यालय होता है। परिवार से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है, सेवा भावना सीखने को मिलती है, बड़ों का सम्मान करना सीखने को मिलता है, माता पिता और बुजुर्गों से व्यवहार करने को सीखना मिलता है। परिवार पहला नैतिक विद्यालय होता है जहां से हम मूल्य संस्कार सीखते हैं। तो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। परिवार हमें समय समय पे, हमारे माता पिता सब हमें, हमारी पहली शिक्षक, पहली गुरु हमारी माँ होती है। तो परिवार पहला नैतिक विद्यालय है। ये लाइन लिख दो, कितना बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा समाज, समाज से हमें क्या सीखने को मिलता है? समाज से हमें सामूहिकता सीखने को मिलती है, सोशलाइजेशन, है ना। हम सामाजिक होते हैं उससे। समाज में 4 लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं, सामूहिकता, कैसे समूह में आपको बातचीत करनी चाहिए, कैसे समूह में आपको रहना चाहिए। आप सहयोग सीखते हैं, आपस में आपके सहयोग होते हैं, परस्पर सहिष्णुता की भावना, एक दूसरे के प्रति आप सहिष्णु होते हैं। लोकाचार और परंपराएं, नैतिक आचरण, ये सब चीजें आप कहां सीखते हैं? समाज में। समाज आपको सामूहिकता, सहयोग, परस्पर सहिष्णुता, ये सब कुछ सिखाता है। ठीक है, लोकाचार, परंपराएं, नैतिक आचरण, ये सब कुछ समाज आपको सिखाता है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो समाज एक बहुत बड़ा जो है विषय वस्तु है। समाज आपके जीवन को जो है एक नया रूप देता है। तो मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद है नैतिकता बनाम विधिकता। अभी रुक जाइए भाई, समाज तो मैंने आपको बता दिया, शैक्षणिक संस्थान तो आए। शैक्षणिक संस्थानों का काम है चरित्र निर्माण और नेतृत्व और प्रशिक्षण देना, मूल्य आधारित शिक्षा देना,
शिक्षक रोल मॉडल होते हैं। शिक्षक भी वही, मैं हमेशा जो भी चीजें आपको सिखाता हूं पहले उनका अनुपालन करता हूं, है ना। शिक्षक रोल मॉडल होता है, अच्छी अच्छी बातें तो बताता है, खुद अनुपालन नहीं करता है। तो चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, ये सब विद्यालय में आप सीखते हैं। नेतृत्व परीक्षण, है ना, हर तरीके की एक्टिविटी होती है विद्यालय में। आज के टाइम पे विद्यालयों में स्पोर्ट एक्टिविटी से लेकर के बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है। हर जगह पे उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर जो उसकी पावर्स होती हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, बाकी एकेडमिक एक्टिविटीज तो होती ही होती हैं। तो चरित्र निर्माण, नेतृत्व परीक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा, शिक्षकों को रोल मॉडल बना करके हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। इसके बाद नैतिकता बनाम विधिकता, 7वां नंबर क्लॉज पे आ जाइए। 7वां नंबर क्लॉज है विधिकता का मतलब क्या है। देखिए नैतिकता और विधिकता में क्या अंतर है। विधिकता का मतलब है लीगैलिटी, कानून के द्वारा बहुत सारे मानक बनाए गए हैं, हर चीज के लिए कानून है। भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता है ना, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है। इसके अलावा मल्टीपल हर चीज, स्टेट में बहुत सारे कानून है। हमारा देश कानून के शासन से चल रहा है। कानून हमें दंडित और पुरस्कृत दोनों ही करते हैं, दंड और पुरस्कार पे आधारित है। यदि आप नियमों का अनुपालन कर रहे हैं तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे हैं। यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा राज्य के द्वारा। लेकिन कानून क्या करते हैं, कानून बाह्य नियंत्रण है, बाहर द्वारा इंपोज्ड है, न्यायालयीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पुलिस का आपके अंदर एक डर होता है, भय होता है ना। जबकि नैतिकता क्या करती है, नैतिकता बाह्य नियंत्रण नहीं है, आंतरिक विवेक है, अंतरात्मा पर आधारित है। कानून की सीमा से परे नैतिक दायित्व है आपके अंदर, है ना। आप कानून से जुड़े हुए हो, नैतिक दायित्वों से जुड़े हुए हो, है ना। तो जैसे कोई भी कार्य कानूनी हो सकता है लेकिन नैतिक नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए टैक्स भरना, टैक्स भरना क्या है, कानून बना हुआ है ना। नैतिक व्यक्ति कानून से ऊपर आचरण करता है। महात्मा गांधी यही तो कहते थे। महात्मा गांधी कहते थे यदि व्यक्ति नैतिक रूप से अपने आप को बड़ा बना ले, नैतिक, उसका नैतिक आत्मबल बड़ा हो जाए, तो फिर राज्य की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं है ना। फिर व्यक्ति का जीवन अपने आप बेहतर बेहतर होता चला जाता है। तो नैतिकता बनाम विधिकता, क्लियर है, स्पष्ट है, किसी दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। नैतिकता बनाम नैतिकहीनता, नैतिकता बनाम नैतिकहीनता। अब ये हो गया नैतिकता बनाम विधिकता। विधिकता क्या है, बाहर से, बाहरी एक तरीके से उस पे जो है बाहरी नियंत्रण होता है। नैतिकता में आंतरिक नियंत्रण, अंतरात्मा की आवाज, आंतरिक विवेक, है ना। और ये आपका जो है कानून से बड़ी विषय वस्तु है, कानून की फिर जरूरत ही नहीं रह जाएगी यदि नैतिक रूप से व्यक्ति अच्छा हो जाए तो। 8वां है नैतिकता बनाम नैतिकहीनता। इसका सोशल इंपैक्ट क्या पड़ता है, नैतिक समाज की क्या विशेषताएं हैं, नैतिक समाज कैसा होगा। यदि कोई समाज नैतिक हो जाता है तो समाज में पारदर्शिता आ जाएगी, समानता आ जाएगी, सहयोग आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, नागरिकों में विश्वास बढ़ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगा, सामंजस्य आ जाएगा। यदि कोई समाज नैतिक हो जाए तो नैतिकता बनाम नैतिकहीनता में क्या हाल अंतर है, दोनों में देखिए। नैतिक समाज में सारे अच्छे गुण होंगे, वो पारदर्शी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, सुशासन होगा, समानता होगी, सहयोग होगा, न्याय होगा, नागरिकों का विश्वास होगा, जन सहभागिता होगी, परस्पर सद्भाव होगा, सुरक्षा होगा, सामंजस्य होगा। ये है नैतिक समाज की विशेषता। लेकिन कोई समाज ऐसा है जहां पे नैतिकता नहीं है, नैतिकता खत्म है, तो वहां भ्रष्टाचार होगी, हिंसा होगी, असमानता होगी, अविश्वास होगा, संस्थाओं का पतन हो जाएगा, नेतृत्व की गिरावट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल में देख लीजिए। नेपाल, चलिए आस पड़ोस और थोड़ा सा चलते हैं, अफ्रीका में बहुत सारे देश ऐसे हैं, चाहे सोमालिया की बात करें, चाहे नाइजीरिया की बात करें, है ना। मध्य एशिया में देख लीजिए तालिबानी शासन है। तो मतलब ओवरऑल आप समझिए कि नैतिक समाज और नैतिकहीनता में अंतर है। नैतिकहीनता वाला समाज भ्रष्ट होगा, हिंसा होगी, असमानता होगी, अराजकता होगी, अविश्वास होगा, संस्थाओं का पतन होगा, नेतृत्व की गिरावट होगी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं। अब इसका प्रशासनिक प्रभाव, ये तो देखिए नैतिकता बनाम नैतिकहीनता में मैं, ये तो सामाजिक प्रभाव मैंने आपको बताया, मैं इसका प्रशासनिक प्रभाव बताऊं। यदि कोई भी प्रशासक नैतिक रूप से सबल होगा तो क्या होगा उसका,
प्रशासन में छवि प्रबंधन अच्छी होगी, और यदि वही भ्रष्ट होगा तो क्या होगा, लोक सेवकों की छवि खराब हो जाती है, कहते हैं बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। नीतियां जो भी बनती हैं लगता है यार ये नीति कैसे बनी हुई है, इसका सही अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा, नीतियों की विश्वसनीयता में कमी हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती है। इसलिए समाज कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, नैतिक विहीनता वाला समाज नहीं चाहिए। नैतिक शिक्षा जरूरी है, आदर्श नेतृत्व जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है, सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। तो मतलब एक तरीके से समझिए कि जो नैतिकता है एग्जैक्टली यदि हम पूरे चैप्टर की बात करें, यदि हम पूरे चैप्टर की बात करें, ये वाला चैप्टर है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, इसमें यदि देखें तो नैतिकता व्यक्ति के आचरण का आत्मनियंत्रण विज्ञान है। व्यक्ति के आचरण का आत्मनियंत्रित विज्ञान मतलब समझ रहे हैं, व्यक्ति अपने आप ही सेल्फ रेगुलेटेड हो। यह केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। नैतिकता हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल हमारी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नैतिकता। नैतिक प्रशासन हमारा उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता, सेवा भावना, इससे लेकर के जुड़ा हुआ है। परिवार, समाज, संस्थान मिलकर नैतिक नागरिक का निर्माण करते हैं। सब मिल करके आपके अंदर वो भाव पैदा करते हैं ताकि आप एक नैतिक नागरिक बन सकें। परिवार, समाज, संस्थान सब मिल करके, ठीक है। तो ये पहला वाला भाग आपका कंप्लीट हो गया है। चीजें समझ में आई हैं, एक बार कमेंट करिए सभी बच्चे। चीजें समझ में आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट मैंने काफी कुछ क्लियर किया है, और ये सब चीजें मैंने जैसा कि आपको बताया विस्तार से आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, यहाँ पे मिलेगा। अगला है अभिरुचि, एटीट्यूड। अभिरुचि, आराम समझना, एटीट्यूड और दृष्टिकोण। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, पांचों को एक एक करके समझेंगे। पहला अभिरुचि की संरचना, यानी पहले इसको हम थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। अभिरुचि को मैं आसान तरीके से समझाऊं एक शब्द में तो वो है रवैया। आपका रवैया कैसा है किसी भी चीज के प्रति, रवैया, प्रवृत्ति, झुकाव, मानसिकता, कहते हैं ना किसी भी चीज के प्रति मानसिकता। तो एटीट्यूड का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति मानसिक प्रवृत्ति, झुकाव, रवैया आपका कैसा है, इसे हम कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति स्थायी मानसिक प्रवृत्ति, स्थायी मानसिक प्रवृत्ति या झुकाव जो आपका है उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीट्यूड। व्यक्ति के विचार कैसे हैं, भावना कैसे हैं, व्यवहार कैसे, इन सबको प्रभावित करता आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति आपका स्थायी मानसिक झुकाव क्या है, रवैया क्या है ना। और इससे आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके व्यवहार को, सभी को फर्क पड़ता है। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी है, ठीक है, अब वो अधिकारी जनता के सेवा के प्रति उसकी सकारात्मक अभिरुचि है मान लीजिए, या मान लीजिए, चलो एक दूसरा उदाहरण पहले देता हूं। मान लीजिए आप पर्यावरण प्रेमी है, आपको पर्यावरण पसंद है तो आप पेड़ पौधे लगाएंगे, नो डाउट पेड़ पौधे भी लगाएंगे। कहीं पर कोई पर्यावरण को लेकर अभियान चल रहा होगा, उसमें सक्रियता के साथ आप सहभागी भी बनेंगे, है ना। उसी तरीके से कोई अधिकारी यदि जनसेवा के प्रति सकारात्मक अभिरुचि रखता है तो रात दिन जनता के हित में काम करने में वो लगा रहेगा। ऐसे बहुत सारे हमने नेता देखे, बहुत सारे ऐसे अधिकारी देखे हैं। तो रवैया आपका किसी चीज के प्रति कैसा है। खाने में भी आप देखते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। जो चीज अच्छी लगती है उसे आप ज्यादा खाना चाहते हैं, है ना। तो ये सारा खेल रवैया का है। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये समझना है। दूसरा है अभिरुचि की संरचना, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। अभिरुचि की संरचना, पहले अभिरुचि समझा दी आपको, अभिरुचि का मतलब है रवैया। अब इसकी संरचना 3 भागों में बांटते हैं। पहला संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा क्या विश्वास है, हमारा क्या नॉलेज है, क्या हमारा ज्ञान है। ठीक है, ये है संज्ञानात्मक, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक तत्व, हम किसी चीज के बारे में क्या जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि समाज के लिए भ्रष्टाचार हानिकारक है, हमें ये पता है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें भावात्मक तत्व, जिसको हम बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। मतलब
आप कितना उसे भावात्मक रूप से अनुभूत कर रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार आपको लग रहा है ना समाज के लिए हानिकारक है, ये आपको ज्ञान है, संज्ञानात्मक कंपोनेंट है आपका, तो फिर उससे भावात्मक कंपोनेंट, भ्रष्टाचार कोई भी करेगा आपको घृणा होगी उससे, आप उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और तीसरा है बिहेवियर कंपोनेंट। बिहेवियर मतलब आप कैसे व्यवहार में लेकर आएंगे। चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। और ये तीनों कंपोनेंट मिलके ही आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है व्यवहारात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक आपका क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा क्या विश्वास है, हमारा क्या ज्ञान है, ये है आपका संज्ञानात्मक कंपोनेंट। दूसरा है अफेक्टिव कंपोनेंट, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं, क्या अनुभूतियां हैं, ये भावात्मक कंपोनेंट है, ठीक है। और तीसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब जो आप व्यवहार में लाएंगे, आपके ये दो पक्ष जितने मजबूत होंगे ना, वही आपका व्यवहार बनेगा। जैसे मान लीजिए पहला है भ्रष्टाचार समाज के लिए हानिकारक है, आपको पता है। संज्ञानात्मक का मतलब है ज्ञान, ज्ञान होना। भावनात्मक का मतलब है अनुभूति। तो आपको अनुभूति कैसी बनेगी, आप भ्रष्टाचार से घृणा करेंगे क्योंकि समाज के लिए हानिकारक है। और व्यवहारात्मक में क्या होगा, ना तो रिश्वत लूंगा और ना तो रिश्वत दूंगा, है ना, ये व्यवहारात्मक है। फिर आप रिश्वत नहीं, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार समाज के लिए हानिकारक लग रहा है और भ्रष्टाचारियों से आप घृणा करोगे, भ्रष्टाचार जो भी करेगा आप उसके प्रति, तो ये आपका भावात्मक तत्व है। और तीसरा, जब व्यवहार की बात आएगी तो व्यवहार में फिर आप भ्रष्टाचार के प्रति आपकी बहुत पूरी तरीके से आप भ्रष्टाचार ना तो दूंगा ना तो लूंगा, किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार करने से आप अपने आप को बचाओगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो आपको अभिरुचि की संरचना क्लियर हो गई, संज्ञानात्मक कंपोनेंट, भावात्मक और व्यवहारात्मक। इसको इंग्लिश में भी बता देता हूं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, संज्ञानात्मक में कॉग्निटिव, दूसरा भावात्मक में एफेक्टिव कंपोनेंट और व्यवहारात्मक में बिहेवियर, जो हमारा है बिहेवियर कंपोनेंट, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अभिरुचि की अंतर वस्तु क्या है, अंतर वस्तु, अभिरुचि की अंतर वस्तु, पहले तो संरचना हो गई, दूसरा हो गया अंतर वस्तु, कंटेंट ऑफ एटीट्यूड। यह व्यक्ति की मानसिक दिशा को दिखाता है। अभिरुचि की अंतर वस्तु व्यक्ति की मानसिक दिशा को दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी है, किसी चीज के प्रति सकारात्मक है नकारात्मक है। आपकी मतलब आप समझिए, कंटेंट ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या है, किसी चीज के प्रति या तो आप पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे, यही तो होगा, है ना। कोई चीज आपको अच्छी लग रही होगी, कोई चीज बुरी लग रही होगी, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। और ये कैसे आता है, ये समय के साथ विकसित होता है और समय के साथ बदल भी जाता है। समय, अनुभव और शिक्षा से ये बदल भी जाता है। आपके कोई चीज आपको आज अच्छी लग रही हो सकता है कल अच्छी ना लगे, आज बुरी लग रही हो सकता है कल अच्छी लगने लग जाए। तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी होता है, कई बार हमें ज्ञान नहीं होता है, जब कोई चीज हम करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता है उसमें, ठीक है। तो अभिरुचि, पहली बात इसका अंतर वस्तु क्या है, अभिरुचि के अंतर वस्तु, कंटेंट ऑफ एटीट्यूड का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक दिशा को दर्शाता है ये, कि किसी व्यक्ति की मेंटल स्थिति क्या है, किसी चीज को वो सकारात्मक रूप से देख रहा है या नकारात्मक रूप से देख रहा है। और समय, अनुभव और शिक्षा के साथ ये बदल जाता है। अभिरुचि के कार्य क्या क्या होते हैं, हमने पहले परिभाषा देखी, संरचना देखी और अंतर्वस्तु देखी, अब कार्य की बात करते हैं। अभिरुचि सबसे पहला काम करता है आपका नॉलेज फंक्शन। व्यक्ति को चीजों को समझने में मदद मिलती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। जिस चीज के प्रति आपकी अभिरुचि होगी आप उस चीज को पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए कोई अधिकारी जनता के हित में कार्य करने को सही मानता है, तो पहला काम होता है उसका ज्ञानात्मक कार्य, नॉलेज फंक्शन, है ना, आपका नॉलेज फंक्शन बढ़ेगा। दूसरा, इससे आपका इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन बढ़ेगा, यानी उपयोगिता कार्य बढ़ेगा, यानी कि व्यवहार को लाभकारी दिशा देना, ठीक है। इसके कार्य पे आते हैं, बढ़िया से चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्य पे आते हैं, पहला कार्य है आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानात्मक, ठीक है, नॉलेज बढ़ेगा आपका, ठीक।
ज्ञानात्मक कार्य, यानी किसी भी चीज को समझने में आपको मदद मिलती है, आप उसको लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका इंस्ट्रूमेंटल यानी कि उपयोगिता कार्य, आप उसको उपयोग में लाते हैं, उपयोगिता व्यवहार में लाते हैं, उपयोगिता कार्य या उसको व्यवहार में लाते हैं। और तीसरा आपका जो है इसी से जुड़ा हुआ है मूल्य अभिव्यक्ति कार्य। अभी मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा इसको। तीसरा है मूल्य अभिव्यक्ति कार्य, मूल्य अभिव्यक्ति कार्य, ठीक है। और चौथा है आपका रक्षा कार्य, रक्षा कार्य, रक्षा कार्य। अब एक बार इनको चारों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका ज्ञानात्मक कार्य, नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन है कि चीजों को आपको पता चलेगा कि कैसे, मतलब नॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है, चीजों को समझने में नॉलेज मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी अधिकारी जनता के हित में कार्य करना ही सही मानता है, ठीक है, ये आपका क्या है, नॉलेज है कि भाई जनता के हित में काम करना चाहिए। अब उपयोगिता में क्या होगा, जो आपके अंदर नॉलेज है उसी को आप व्यवहार देगो, और व्यवहार आप लाभकारी दिशा में देंगे, है ना, उसको सही डायरेक्शन में। आप क्या करोगे, ईमानदारी से कार्य करोगे, और जब ईमानदारी से कार्य करोगे तो आपको आत्मसंतोष मिलेगा, ठीक है। मूल अभिव्यक्ति कार्य का मतलब क्या है, व्यक्ति के आदर्शों को वो अभिव्यक्त करता है, जो उसके अंतर्गत वैल्यूज होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जैसे ईमानदारी का वैल्यू हो गया। और रक्षा कार्य जो होता है वो ईगो डिफेंसिव फंक्शन है, व्यक्ति को आत्म सुरक्षा का भाव देता है, व्यक्ति को अच्छा लगता है उससे। तो अभिव्यक्ति आपकी जैसी होगी उससे जुड़ा हुआ आपको ज्ञानात्मक उपयोगिता कार्य होगा, मूल अभिव्यक्ति कार्य होगा, और उसी से आप अपनी आत्म सुरक्षा, अपने ईगो डिफेंसिव फंक्शन के अंतर्गत भी इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है अभिरुचि एटीट्यूड के अंतर्गत, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। आगे चलते हैं, 10वां पॉइंट। ये क्लियर हो गया अभिव्यक्ति की संरचना, ठीक है। अब एक दो बार इसको रिवाइज करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब 10वें पॉइंट पे आ रहा है, विचार व्यवहार में अभिरुचि का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके थॉट्स में आपके एटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके व्यवहार में आपके एटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिरुचि का क्या प्रभाव पड़ता है, विचार में क्या पड़ता है। पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर, मैंने यहाँ पे सब पूरा सिलेबस लिख रखा है। विचार में और व्यवहार में, इन दोनों में अलग अलग देखेंगे। जैसी आपकी अभिरुचि होगी वैसा ही आप सोचेंगे, आपके सोचने के तरीके को, आपके विचार ही वैसे आएंगे। जैसे आप एक सकारात्मक अभिरुचि है आपकी किसी चीज के प्रति, तो आप आशावादी विचार रखेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, बढ़िया होगा। नकारात्मक होगी तो आप किसी चीज को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, असहिष्णुता की दृष्टि से देखेंगे। अब उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप एक सकारात्मक अभिरुचि के व्यक्ति हैं। अभी जम्मू कश्मीर में आपको पता है श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। अब आपको कश्मीर घूमने जाना है, तो यदि आप सकारात्मक व्यक्ति हैं, पर्यटन आपको पसंद है, सकारात्मक है तो आशावादी है, सब ठीक ही होगा। नकारात्मक अभिरुचि होगी तो आप संदेश जाएंगे, यार कोई भी मेरे साथ कुछ ना हो जाए, है ना, कोई घटना ना मेरे साथ घट जाए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा विचार इफेक्ट होता है आपकी अभिरुचि से। आपकी अभिरुचि कैसी, उससे पूरा विचार इफेक्ट होता है, आपको सोचने में मदद करती है, ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करती है आपकी, है ना, सोचने में मदद करना, आपके विचारों को एक डायरेक्शन देने का काम कौन सा करता है, अभिरुचि, एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा, व्यवहार में अभिरुचि का प्रभाव, व्यवहारों को दिशा देता है, ये डायरेक्शन देता है। व्यवहारों को क्या करता है, दिशा देने का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। आपके व्यवहार को दिशा देने का, व्यक्ति की अभिरुचि को प्रदर्शित करता है, ये व्यक्ति की अभिरुचि को प्रदर्शित करता है। एक नैतिक अधिकारी कठिन निर्णय भी सही विवेक से लेता है। कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई परसेप्शन रखता है, आप समझिए, अब यहां पे समझिए, आपका एटीट्यूड आपके विचार को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को देख रहा है, और वही थिंकिंग प्रोसेस आपके व्यवहार में आएगा, वही आपको डायरेक्शन देगा कि आपको इस तरीके से काम करना है। मान लो आप पूर्वाग्रह रखते हैं किसी चीज के प्रति, पूर्वाग्रह समझते हैं, परसेप्शन, पहले से ही आपने कोई धारणा बना रखी है। तो आप क्या करोगे, जब भी अब किसी व्यक्ति से आप मिले, मान लो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के प्रति आपकी पूर्वाग्रह बनी हुई है कि ये अच्छे ही नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी धर्म व्यक्ति है, अब आपके अंदर पूर्वाग्रह बना हुआ कि ये अच्छे ही नहीं होते, तो यदि उस धर्म का कोई व्यक्ति आपके पास आके मिलेगा तो आपका निर्णय पक्षपात पूर्ण हो जाएगा, है ना।
और ये सब आपके एटीट्यूड से आया। आपका रवैया किसी धर्म के प्रति गलत है, आपने विचार गलत किए उससे, अब आपके व्यवहार में भी गलत ही हो जाएगा, चाहे कोई कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो। एक मूवी है मुल्क, कभी देखिएगा, मुल्क मूवी है, और उस मूवी में जो है ऋषि कपूर है और आशुतोष राणा है। उसमें टेररिज्म और टेररिज्म में जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं उनके जीवन में किस तरीके की समस्याएं होती हैं, वो चीजें एक बार देखिएगा। कैसे टेररिस्ट तो राष्ट्र का नुकसान करता है, अपना भी करता है और सब कुछ खत्म करने की तरफ जाता है, लेकिन उसके परिवार किस तरीके से भुगतते हैं। बहुत सारी इनोसेंट फैमिली, उसमें बनारस का पूरा जो है एक सिनेरियो दिखाया गया है, देखिएगा आपको एक आइडिया लगेगा। मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल मूवियां वगैरह से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो मतलब देखो, अभिरुचि क्या करती है, आपके विचारों को बनाती है और विचार से ही आपका व्यवहार बनता है। समझ रहे हैं ना, क्लियर है, स्पष्ट है। तो पहला काम क्या है आपका, विचार बनता है अभिरुचि से और वही आपको व्यवहार की डायरेक्शंस देती है। आपका दृष्टिकोण परिवर्तन भी होता है, आपका व्यवहार सुधर भी सकता है यदि आप अच्छी, कई बार क्या होता है हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई अच्छा अनुभव हमें मिलता है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, है ना, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अच्छा वातावरण मिलता है, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा बिहेवियर, हमारे विचार बदल भी जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये 10 पॉइंट है विचार एवं व्यवहार में अभिरुचि का प्रभाव। अब अगला चलते हैं, नैतिक, राजनीति एवं सामाजिक अभिरुचियां, ये क्या क्या होती हैं। देखो, अभिरुचि को बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, ऐसा बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं किताबों में भी नहीं मिलेगा, आप ये मान के चलिए, और इस तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। सही और गलत के प्रति हमारा एक झुकाव होता है, समझिए। नैतिक अभिरुचि क्या करती है, मोरल, नैतिक अभिरुचि का काम क्या है, सही और गलत के प्रति आपका झुकाव तय करती है। ये आप में एक नैतिक विवेक को जन्म देती है, आपके अंदर ईमानदारी, न्यायप्रियता, है ना, आप समझिए, आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास करती है। मोरल एटीट्यूड आपका जो होता है वो सही और गलत के प्रति आपका एक दृष्टिकोण, एक झुकाव डेवलप करता है। राजनीतिक और सामाजिक अभिरुचियों की बात करें तो राजनीतिक अभिरुचि में शासन में बहुत सारी नीतियां बनती हैं, लोकतंत्र, न्याय, समानता के प्रति हमारा दृष्टिकोण बनता है। आज देखिए राजनीतिक दलों के प्रति क्या हो गया है, सारे राजनीतिक दल ऐसे ही होते हैं, कोई भी सत्ता में आएगा तो गलत ही करेगा। वो एक अभिरुचि बनती जा रही है, एक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता जा रहा है ना। यदि आप लोकतंत्र के समर्थक हैं तो आप क्या करेंगे, नागरिक दायित्वों का अनुपालन करेंगे। आप कहेंगे जितना सरकार का कर्तव्य है उतना कर्तव्य मेरा ही है, क्योंकि जनता का शासन है। मताधिकार का सम्मान करेंगे, वोट डालने जाएंगे, राष्ट्रहित की भावना रखेंगे, है ना। तो ये आपकी क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है। राजनीतिक अभिरुचि क्या है, शासन, नीति, लोकतंत्र, न्याय, समानता के प्रति आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। आप नागरिक दायित्वों का पालन करते हैं, मताधिकारों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रहित की भावना के साथ जुड़े रहते हैं। एक आपका सोशल एटीट्यूड है। सोशल एटीट्यूड क्या करता है आपका, सामाजिक नैतिकता बोलते हैं इसको हम, सामाजिक अभिरुचि, सोशल एटीट्यूड। समाज में वर्ग, लिंग, धर्म, जाति आदि के प्रति आपका एक दृष्टिकोण बनता है। समाज में वर्ग, लिंग, धर्म, जाति के प्रति आपका दृष्टिकोण बनता है और आपके अंदर सहिष्णुता और समरसता की भावना का विकास होता है। ठीक है, सकारात्मक सामाजिक अभिरुचि के अंतर्गत। समाज में क्या है, समाज में आप देखिए ना, समाज में एक वर्ग है, वर्गों का विभाजन है, वो चाहे वर्ग के तौर पे हो, जाति के तौर पे हो, धर्म के तौर पे हो, है ना, या आप देखिए लिंग के तौर पे हो, महिला और पुरुष के, तो उसके प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, महिला पुरुष का दृष्टिकोण, धर्म के प्रति दृष्टिकोण, कई बार आप कई धर्मों में से अपने धर्म का जितना आप अनुपालन कर रहे हैं उतना दूसरे धर्मों का सम्मान भी कर रहे हैं। जातियों में भी आपके मन में कोई किसी तरीके का कटु और बैर भाव नहीं है। तो समाज में वर्ग, लिंग, धर्म, जाति आदि के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है और सकारात्मक सामाजिक अभिरुचियां, सहिष्णुता, समरसता, ये सारी चीजें होती हैं। नकारात्मक अभिरुचियों में क्या क्या होता है, या तो भेदभाव होता है, असमानता होता है, पूर्वाग्रह होता है ना। ये सामाजिक आपके जो है सोशल एटीट्यूड के अंतर्गत चीजें आती हैं। अभिरुचि और पूर्वाग्रह, यदि दोनों की बात करें हम, तो पूर्वाग्रह किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक अभिरुचि का स्थायी रूप है। कई बार हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं, ये अच्छे ही होते हैं, ये बुरे ही होते हैं, हमें पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए। पूर्वाग्रह से क्या होता है, हम सही न्याय नहीं कर सकते हैं, है ना।
और किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक अभिरुचि का स्थायी रूप आपका डेवलप करना, यह आपका पूर्वाग्रह है। सामाजिक समरसता के लिए पूर्वाग्रहों का परित्याग करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, पूर्वाग्रह को हमें पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए, पूर्वाग्रह को हमें लेकर नहीं चलना चाहिए अपने जीवन में। तो पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति समूह के प्रति नकारात्मक अभिरुचि का स्थायी रूप होता है। ठीक है, पूर्वाग्रह लिख लो, परिभाषा है पूर्वाग्रह की, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक अभिरुचि का स्थायी रूप क्या है? पूर्वाग्रह। ठीक है, और सामाजिक समरसता के लिए समाज में जो है सामाजिक अभिरुचि के तौर पे हमें पूर्वाग्रह खत्म करने होते हैं, तभी हम समाज के सभी वर्गों, लिंग, धर्म, जाति आदि के प्रति एक समान दृष्टिकोण बना के रख सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद 12 नंबर है, 12 नंबर पे प्रेरणा, प्रभाव और अनुनय की भूमिका। प्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, है ना, मोटिवेशन को हिंदी में हम प्रेरणा बोलते हैं, अभी प्रेरणा बोलते हैं। प्रेरणा को यदि हम परिभाषित करें, अब देखो शब्दावलियों का गेम है पूरा एथिक्स। अभी आपको मैं बोलूं कि अच्छा प्रेरणा को परिभाषित करो, किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक ऊर्जा या कारण, रीजन, है ना, सेल्फ मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है। किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक ऊर्जा या कारण क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको लेकर कई सारे सिद्धांत भी हैं, जैसे मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत है और हजबर्ग के द्वारा द्विकारक सिद्धांत भी दिया गया है। ये सब चीजें क्लास के अंदर आप पढ़ोगे। प्रेरणा एक तरीके से आपके अंदर सकारात्मक अभिरुचि उत्पन्न करेगा। ठीक है, और प्रेरणा मैंने आपको समझाया, प्रेरणा मिलती है अभिरुचि से, सकारात्मक अभिरुचि मिलती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव क्या होता है? दूसरों के व्यवहार या सोच को यह प्रभाव डालता है। ठीक है, आपके नेतृत्व क्षमता को और प्रशासन में प्रभावी संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिरुचि। अभिरुचि आपको मोटिवेशन देगा, अभिरुचि आप जो भी काम करेंगे उसमें एक अच्छा प्रभाव डालेगा, है ना, अच्छा प्रभाव डालेगा, आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, प्रशासन में आपके प्रभावी संप्रेषण को भी बढ़ाएगा। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, अनुनय। अनुनय को हम बोलते हैं परसुएशन। अनुनय का मतलब है अपनी बात मनवाना, अपनी बात, किसी भी व्यक्ति की सोच या व्यवहार को तर्क में, भावना में या विश्वास में बदलना। समझिए, कोई भी व्यक्ति आपके साथ बैठा है और आप उस व्यक्ति की सोच को अपने साथ अलाइन करा दें, तर्क में, भावना में, विश्वास में बदल दें। और ये कब होता है? आप देखते हैं ना, नेता आते हैं, नेता क्या करते हैं? नेता बात मनवा लेते हैं अपनी, कहीं ना कहीं पे वोट डलवा ही लेते हैं आपसे। कोई भी आप चुनाव उठा के देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जहां पे बोलते हैं वहां पे वोटों की बारिश हो जाती है। एक विश्वसनीय वक्ता जो होता है, विश्वसनीय वक्ता, उसमें अनुनय का तत्व होता है, प्रभावात्मक अपील, आपकी बात में बहुत इमोशनल चीजें, है ना। प्रधानमंत्री जी परिवार के लोगों पर, मेरे परिवारजनों, आपने भावात्मक अपील की। तर्क संगत प्रस्तुति होती है, लॉजिकल प्रस्तुति, सामाजिक साक्ष्य, आप सोशल प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो अनुनय क्या है? किसी व्यक्ति की सोच या व्यवहार और तर्क को विश्वास में, भावना में बदल देना, यह अनुनय कहलाता है, जिसमें विश्वसनीय वक्ता, भावात्मक अपील, तर्कसंगत प्रस्तुति, सामाजिक साक्ष्य, सारी चीजें हैं। नैतिक सीमाएं क्या है? अनुनय का प्रयोग मना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अनुनय का प्रयोग मना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, जागरूकता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए अनुनय। इसके बाद है 13 नंबर पॉइंट, नैतिक निर्णय लेने में अभिरुचि की भूमिका। नैतिक निर्णय लेने में रोल ऑफ एटीट्यूड इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। नैतिक निर्णय का मतलब क्या है? विवेक प्लस मूल्य प्लस अभिरुचि में संतुलन, यह है नैतिक निर्णय। विवेक प्लस मूल्य प्लस अभिरुचि का संतुलन, इसी को बोलते हैं हम नैतिक निर्णय। सकारात्मक अभिरुचि नैतिक निर्णय की दिशा तय करती है। सकारात्मक अभिरुचि नैतिक निर्णय की दिशा तय करती है। यदि अच्छा जो है, आपके एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपके निर्णय अच्छे होंगे। नैतिक निर्णय का मतलब क्या है? फिर से समझिएगा, जहां पे आप अपने विवेक का उपयोग करें, परिस्थितियों को समझें, सही गलत को समझें। ठीक है, नैतिक निर्णय का मतलब क्या है? किस निर्णय को नैतिक निर्णय कहा जाएगा?
वो निर्णय जहां पर विवेक के साथ निर्णय लिया जाए, जहां विवेक के साथ निर्णय लिया जाए, जो मूल्य आधारित हो, मूल्य आधारित हो, जहां पे आप अपने वैल्यूज और साथ में अभिरुचि, यदि इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वो निर्णय आपका नैतिक निर्णय कहलाता है, उसे हम नैतिक निर्णय के तौर पे देखते हैं। तो सकारात्मक अभिरुचि नैतिक निर्णय की दिशा को तय करती है, ये मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सकारात्मक अभिरुचि के गुण क्या होते हैं, नैतिक निर्णय लेने में अभिरुचि की भूमिका। ठीक है, सकारात्मक अभिरुचि का मतलब है जहां आप सहिष्णु हो, जहां आप संवेदनशील हो, जहां आप वस्तुनिष्ठ हो, जहां पे आप में सेवा भावना हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो अब आपके निर्णय नैतिक निर्णय हो जाएंगे। कैसा हो? सकारात्मक अभिरुचि, सकारात्मक अभिरुचि ही नैतिक निर्णय को दिशा देती है, नकारात्मक अभिरुचि नहीं देती है। संकट की स्थिति में कोई भी अधिकारी का दृष्टिकोण है ना, संकट कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आपदा आ गई, तो नागरिकों की सहायता करना यही अधिकारी का काम है। नियमों की आड़ में उत्तरदायित्व से नहीं बचना, ऐसा नहीं कि भाई ये नियम है, अरे ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो अभिरुचि नैतिक निर्णयों की आंतरिक दिशा सूचक होती है, अभिरुचि के माध्यम से ही हम पूरी दिशा और दशा तय होती है। एक सही अभिरुचि नैतिक प्रशासन की आत्मा होती है, एक सही अभिरुचि के माध्यम से ही हम पूरी की पूरी नीति और नियमों को जो है तय करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड का मतलब क्या है? नैतिकता का मूल्य तभी स्थापित होता है जब व्यक्ति का दृष्टिकोण न्यायपूर्ण हो, संवेदनशील हो, तर्कशील हो। तो आपकी अभिरुचि कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक अभिरुचि होनी चाहिए, सकारात्मक अभिरुचि होनी चाहिए। आपका रवैया कैसा होना चाहिए? अभिरुचि का मतलब रवैया, कैसा रवैया होना चाहिए? सकारात्मक रवैया होना चाहिए। तभी आप क्या लेंगे? नैतिक निर्णय लेंगे, तभी आपका विवेक काम करेगा, तभी आपके मूल्य काम करेंगे, तभी आप सहिष्णु होंगे, तभी आप संवेदनशील होंगे, तभी आप वस्तुनिष्ठ होंगे, तभी आप में सेवा भावना आएगी। समझ पा रहे हैं? ये हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे पार्ट 3, अब पढ़ेंगे पार्ट 3 नेक्स्ट सेशन में। इतना 2-3 बार देख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। पार्ट 3 भी पढ़ेंगे, पार्ट 4 भी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ये शुभारंभ है, इसका विस्तार मास्टर कोर्स के अंतर्गत है। इथिक्स का इंडिपेंडेंट बैच भी है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर सारी चीजें हैं। और मास्टर कोर्स में क्या है कि सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हैं। और इथिक्स के मास्टर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मास्टर वीडियो सीरीज अब एक नए रूप में आप सभी के सामने है, हमेशा चलती रहेंगी। और व्हाइट बोर्ड वाली मास्टर वीडियो सीरीज भी आपकी चलती रहेगी, ये आपकी डिजिटल बोर्ड पे है, ये आप सभी के लिए है, मेरे द्वारा बहुत मेहनत की गई है। चलिए, एक बड़ी मेहनत का शुभारंभ हमने किया है, आपस में मेहनत की है हमने। और आप लोग इसको अब कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। भाग 3 से नया शुभारंभ करेंगे, अगला टॉपिक चालू करेंगे। धन्यवाद।